बड़ी खबर रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे पहाड़ मंदिर में भूमि पूजन में शामिल होंगे। वहीं 11 बजे रायगढ़ से रवाना होकर रायपुर पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज स्थित सभागार में एरोकॉन 2025 में शिरकत करेंगे। एम्स में सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली देवहस्त का उद्घाटन करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे सीएम हाउस लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आपको बता दें कि भूमि पूजन में भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे रायगढ़ से रवाना होकर रायपुर पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज में सभागार में भी शामिल होंगे। देवहस्त का उद्घाटन करेंगे एम्स में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़कर। शशिकांत, आज सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरे का दूसरा दिन, आज क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे में? ललिता, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ के दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सुबह 10 बजे भी पहाड़ मंदिर में जो है भूमि पूजन करेंगे। साथ ही उसके बाद भी रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले वे मेकाहारा स्थित मेडिकल कॉलेज की जो सभागार है वहाँ पर जो है एक एरोकॉन 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके पश्चात वे एम्स समेत सर्जिकल रोबोटिक जो प्रणाली देवहस्त का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। उसके पश्चात वे मुख्यमंत्री निवास वापस लौट जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से सीएम विष्णुदेव साय का आज का दौरा रहेगा। रायगढ़ दौरे का दूसरा दिन, अलग अलग कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर, जहां प्रदेश के महिलाओं के लिए खुशखबरी है। महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त जारी की जाएगी। सीएम साय ने महिलाओं के खाते में भेजे, जारी हो चुकी है। सीएम साय ने महिलाओं के खाते में भेजे 647 करोड़ रुपए। अब तक 12,376 करोड़ की राशि हितग्राहियों तक पहुंची है। 70 लाख महिलाओं के खाते में डाले गए हैं ये रुपए। आपको बता दें, महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। 70 लाख महिलाओं के खाते में ये रुपए डाले गए। अब तक 12,376 करोड़ की राशि हितग्राहियों तक पहुंची है। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने महिलाओं के खाते में 647 करोड़ रुपए भेजे। तो महतारी वंदन योजना हितग्राहियों में सीएम विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना में महिलाओं के खाते में 70 लाख रुपए डाले हैं। और आपको बता दें कि अब तक की बात करें तो 12,376 करोड़ की राशि हितग्राहियों तक पहुंची है। महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सीएम साय ने महिलाओं के खाते में 647 करोड़ रुपए दी है। महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त सीएम विष्णुदेव साय ने जारी की। और वहीं बात करें महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खातों में अब तक 12,376 करोड़ रुपए हितग्राहियों तक पहुंची है। 70 लाख महिलाओं के खातों में ये रुपए डाले गए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। कार्रवाई के बाद 14,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया है। 18 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 10 में से सरकार ने 4 मांगे ही मानी है और इसको लेकर एनएचएम कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। और आपको बता दें कि 10 सूत्री मांगों को लेकर वे हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4 मांगे ही मानी है। और इसको लेकर जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल अभी भी जारी। बता दें, ये हड़ताल 18 अगस्त से शुरुआत हुई है इस हड़ताल की और अभी तक ये हड़ताल जारी है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो अपने काम पर नहीं लौटेंगे उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। और कई ऐसे कर्मी हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया, लेकिन कार्रवाई के बाद अब 14,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, 14,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया है और अब सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए। बिल्कुल, देखिए,
जो एनएचएम कर्मचारी है वो करीब 18 अगस्त से हड़ताल पर है और वे अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जो गतिविधि है उनके माध्यम से सरकार को वे संज्ञान में लाना चाह रहे हैं कि उनके मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। इन तरह के आरोप जो है जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है और इससे जो है जो हड़ताल में जो एनएचएम कर्मचारी है उनके चलते जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा हाल पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से बदहाल हो गया है। वहाँ अस्पताल में जो हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ अगर जाते हैं तो कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर ताला लटके हुए मिलते हैं। जो मरीज है उन्हें वापस लौटना पड़ता है। अभी बताना चाहूँगा कि वायरल काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, वायरल फीवर है, लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में जो अस्पताल है वह अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ से निराश होकर जो मरीज है उन्हें वापस लौटना पड़ता है। चूँकि जिस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी है वो हड़ताल पर है, लगभग प्रदेश भर में 16,000 जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। हमने देखा था कि बीच बीच में कई ऐसे वीडियो वायरल हुआ जिसमें अलग अलग जो गतिविधि है उसके माध्यम से सरकार को अपनी मांगों पर जो है मांगों को बता रहे थे जो एनएचएम कर्मचारी है। वही राज्य सरकार का कहना है कि 10 मांगों से उनकी जो 4 मांगे हैं उनको पूरी कर ली गई है। जो सरकार के जो छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है वो मांग जो पूरा कर सकती है उन मांगों को पूरा किया गया है। वहीं जो बाकी मांग है वो केंद्र से होना है तो केंद्र को उसके लिए लेटर भी लिख दिया गया है, पत्र भी लिख दिया गया है। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार की अनुमति होगी उसके बाद वो भी मांग पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में अपील भी जो है जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने की है कि तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो काम पर लौटे और जो मरीजों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से काम पर नहीं लौटे और ऐसे में 25 जो एनएचएम कर्मचारी है उनको जो उनकी जो सेवा समाप्ति कर दी गई है, जिसके बाद उनका विरोध और काफ़ी उग्र हो गया था। ऐसे में 14 जो एनएचएम कर्मचारी है उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है। अब उनका जो आंदोलन है और उग्र रूप लेने वाला है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अब भी पूरा नहीं करती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इस तरह की बातें उनके द्वारा कहा जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि उनके जो मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब सरकार को 2 साल हो गए लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। वही इस पर बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष अर्थात कांग्रेस जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, उनको घेर रही है कि बड़े बड़े वादे किए थे, घोषणा पत्र में वादे किए थे, लेकिन घोषणा पत्र के वादे जो है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके चलते जो है आम लोगों को, मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का। टीएस सिंहदेव ने महासमुंद में कहा था कि हमने एनएचएम कर्मचारियों की मांग घोषणा पत्र में किया था लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, जिसके चलते हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब देखना होगा किस तरह की जिस तरह से जो आंदोलन है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाएगी तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल सरकार का कहना है कि हमने तो 4 जो मांगे हैं जो उनसे बन सकता था उन मांगों को पूरा कर लिया है। अब बाकी मांगों के लिए केंद्र को खत लिख दिया है। अब केंद्र से जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जो हड़ताल तो कर्मचारी कर रहे हैं, एनएचएम कर्मचारी, भले सरकार और एनएचएम कर्मचारी के बीच में जो जनता है, जो मरीज है वो पीस रहा है। मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, चूँकि कई ऐसे अस्पताल है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े अस्पताल या शहरों की ओर जो ग्रामीण है वो रुख नहीं कर पाते हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे ही जो मरीज है वहाँ के रहते हैं। तो ऐसे में वे अस्पताल में वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी है वो ही नहीं रहेंगे तो आखिर वे जो आम जनता है, जो मरीज है, वो आखिर इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल। और सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच में आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी करती है या नहीं। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बने रहिए हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नक्सलवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू हुई है।
नया रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की हाई लेवल मीटिंग हुई। नक्सलवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू करने की रणनीति भी बनी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी चीफ तपन डेका के नेतृत्व में यह बैठक हुई। नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है। बैठक में 4 राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। तो नक्सलवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है। नया रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की हाई लेवल मीटिंग हुई है। वहीं संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू करने की रणनीति भी बनी है नक्सलवाद के खिलाफ, और इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई। बैठक में 4 राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ अलग अलग तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अब जो है ये हाई लेवल मीटिंग की गई। क्या कुछ आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई इस मीटिंग में, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए ललिता, जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार का कहना है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, जिसके लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कल भी नक्सली अभियान चलाया गया, नक्सली मुठभेड़ कल हुआ जिसमें एक नक्सली की मौत हो गई, जो नक्सली है वो मारे गए हैं। तो जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जो है जवानों के द्वारा लड़ी जा रही है। एक इसमें लगातार सफलता भी जो जवान हैं उनको मिल रहे हैं। कई नक्सलियों को अब तक मार गिराया है। तो ऐसे में और कैसे निर्णायक लड़ाई लड़े जा सकते हैं, कैसे नक्सलियों को खदेड़ा जा सकता है, इन विषयों को लेकर बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए कल जो है एक नया रायपुर स्थित निजी होटल में वामपंथी उग्रवाद जो प्रभार है उनकी हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से ऑपरेशन कैसे बनाया जा सकता है, और कैसे ऑपरेशन चलाया जा सकता है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ तपन कुमार डेका के नेतृत्व में यह बैठक हुई। जैसे जिस तरह से जो बैठक हुई इसमें मानसून के बाद कैसे नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर और ऑपरेशन चलाया जा सकता है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में 4 राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी, इंटेलिजेंस की एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े जो आला अधिकारी है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नक्सलियों को लेकर जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और जवान है वो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसी भी साफ कहना है कि जिस तरह से जो बस्तर संभाग है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ से कैसे नक्सलियों को खदेड़ा जा सकता है। हाल ही में अभी थोड़े दिन बाद पहले ही किस तरह से जो जवान है वो पूरे पहाड़ को घेर लिया था और नक्सलियों को वहाँ से खदेड़ा था। तो ऐसे में जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने जो जवान है उन जवानों का सम्मान किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी दिल्ली गए थे। दिल्ली में जवानों के साथ वे भी दिल्ली गए थे और जवानों को जो है सम्मानित केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जवानों का सम्मान होगा, जवानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो बिल्कुल देखिए नक्सलियों के खिलाफ जवान जो है और मुखर होंगे और तेज़ी से जो यह अभियान है, जो सरकार का दावा है कि मार्च तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो अब ये रणनीति तैयार की जा रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। बने रहिए हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सीएम को पत्र लिखा है। बगीचा जशपुर हादसे के पीड़ितों को 50-50 लाख मुआवजे देने की मांग की है। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। बता दें, बैज बोले कि पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। पूर्व में पत्थलगांव हादसे में कांग्रेस सरकार ने दी थी 50-50 लाख सहायता। घायलों को निःशुल्क और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की मांग दीपक बैज ने की है। तो हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत, दीपक बैज ने सीएम को पत्र लिखा है, 50-50 लाख की सहायता घायलों को देने की बात कही है। बिल्कुल देखिए ललिता, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खत लिखा है। जिस तरह से बगीचा जशपुर में हादसे के जो पीड़ित परिवार है उनको 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग कही गई है। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 20 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए थे। दरअसल गणेश विसर्जन के दौरान जो है यह घटना हुई थी, जिसमें जो है जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक मदद दी जाने की बात कही गई है। पूर्व में पत्थलगांव हादसे में कांग्रेस सरकार
सरकार ने जो है 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात उन्होंने कही है। घायलों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने की बात भी उन्होंने कही है। फिलहाल खत तो लिखा है, अब खत का अभी तक किसी तरह से जवाब सरकार का नहीं आया है, लेकिन साफ मांग है कि 50-50 लाख रुपये जो पीड़ित परिवार हैं उनको दिया जाए। जी जी बिल्कुल, तो दीपक बैज ने ये मांग की है, सीएम को पत्र लिखा है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से एक खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। किसानों को फसल क्षति की राहत राशि वितरित करेंगे। सीएम हाउस के समत्व भवन से राशि का वितरण होगा। भी भोपाल की निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। वहीं सीएम हाउस में कानून व्यवस्था पर समीक्षा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शाम 5 बजे श्रम विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शाम 7 बजे रविंद्र भवन जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रविंद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम 2025 का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। आज अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि आज रविंद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम 2025 का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और वहीं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल की निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों को फसल क्षति की राहत राशि वितरित करेंगे। सीएम हाउस के समत्व भवन से राशि का वितरण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो किसानों की फसल क्षति की राहत राशि वितरित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें आपको, बारिश की वजह से कई ऐसे फसलें हैं जो खराब हो चुकी हैं। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसको लेकर राहत राशि वितरित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों की फसल क्षति राशि वितरित करेंगे, क्या कुछ और उनका आज का कार्यक्रम रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए दिन भर व्यस्तताओं का दौर जो है मुख्यमंत्री का रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो भोपाल में ही तमाम सारे कार्यक्रम होंगे। तमाम सारे जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम है उनमें शामिल होने वाले हैं। बात की जाती है कार्यक्रम की, सुबह 11 बजे प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के लिए प्रभावित किसानों को राहत राशि का सिंगल पीस से वितरण करेंगे। इसके अलावा 11:30 बजे मुख्यमंत्री जो है भोपाल के में आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इसके बाद 12:45 बजे कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सीएम हाउस के समत्व भवन में ही ये बैठक जो है आयोजित की गई है। कानून व्यवस्था और एंटी एक्सलाइज के संबंध में जो है गृह विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। 5 बजे श्रम विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे रविंद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम 2025 का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। दिन भर जो है हाउस में मुलाकात करने वो देखने को मिलेगा। कई सारे जो नेता है, कई सारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। दरअसल जो है व्यस्तताओं का दौर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रतीत हो रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा। अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होगा। अब सीधे जनता नगर पालिका चुनेगी। 3/4 पार्षदों के अविश्वास जताने पर राइट टू रिकॉल नपा अध्यक्षों को राहत मिलेगी। अध्यादेश से समाप्त होगी ये अध्यक्ष प्रणाली। 2027 में प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव होंगे। वहीं अगली कैबिनेट में धारा 47 में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा। चलिए, हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ दुष्यंत, नगर पालिका अध्यक्ष अब जनता सीधे चुन सकेगी, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहेगी? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चुनाव की व्यवस्था जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने दिखाया है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें जो है यहाँ पर इस तरीके से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका परिषदों में देखने को मिल रही थी। कई सारे पार्षद जो है वो
अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो विरोध है सीधे तौर पर यहाँ पर विकास कार्य जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव जो होंगे उनमें सीधे जनता जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष चुन सकेगी, इसके लिए भी अलग से वोटिंग कराई जाएगी। तो ऐसे में 3/4 पार्षद जब अविश्वास जताएंगे तब लाइव के रिकॉल का जो है फायदा जनता को मिलेगा। वही दूसरी तरफ नगर पालिका अध्यक्षों को सीधी राहत इस अध्यादेश से मिलेगी, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव जब होंगे तो उनको पार्षद नहीं चुनेंगे, उनको सीधे जनता चुनेगी, उनके लिए वोटिंग की जाएगी। 2027 में जो निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अगले कैबिनेट में 27 धारा 47 के संशोधन का प्रस्ताव जो है तो लाया जाएगा। और जी बिल्कुल, और 2027 में अब प्रत्यक्ष निकाय चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली होगी और इसको लेकर तैयारियां जो है की जा रही। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।